हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं कुमार विनय एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जस्ट नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर भाग 3 होगा, जिसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समाप्त करेंगे। दोस्तों, वर्तमान में हम लोग भूगोल में भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। भौतिक भूगोल का जो सेक्शन है भूगोल में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप ध्यान से ना पढ़ें या ध्यान से ना समझें तो ये काफ़ी उबाऊ हो जाता है। इसीलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से मैं विजुलाइज करा सकूं, कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। इसीलिए मैंने हर वीडियो को फिगर के ज़रिए समझाने का प्रयास किया है, और कुछ वीडियो में मैंने एनिमेशन का भी प्रयोग किया है, जिससे आप लोगों को ये सब अच्छे से कंठस्थ हो जाए, और आपके परीक्षा में अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से उसके उत्तर दे पाएँ। दोस्तों, आप लोगों में से जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इसको एक क्रम से देखें। क्रम से मतलब ये है कि जब तक आप लोग संवहन धारा सिद्धांत नहीं समझेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन नहीं समझेंगे, या सागर नितल प्रसरण नहीं जानेंगे, तो आपको प्लेट टेक्टोनिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने भूगोल को एक व्यवस्थित क्रम में वीडियो को अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने कई चैनलों पे देखा कि वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सीधे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, या सी फ्लोर को सीधे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब तक हम संवहन धारा को नहीं समझेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या हुआ है, या इससे पहले की क्या चीज़ें हुई थी, या और वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया था। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो कृपया करके एक क्रम के साथ में भूगोल को पढ़ना शुरू करें। एक क्रम के साथ में आप लोग अगर पढ़ेंगे तो भूगोल ना केवल बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही रुचिकर विषय है, उसके अलावा आपको समझ में भी आएगा, और आपका उत्साह भी बढ़ेगा, और आपको रुचि भी बढ़ेगी भूगोल में। ठीक, चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग थोड़ा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने बताया था आपको 3 तरह के इंटरेक्शन होते हैं प्लेटों के बीच में। या तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, या प्लेट एक दूसरे के पास आते हैं, या प्लेटों में संरक्षी मार्जिन या कंजर्वेटिव मार्जिन जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रांसफार्म बाउंड्री होती है। मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल ऐसे सरकते हैं, इस तरह से मीन्स रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्षिक गति होती है दो प्लेटों के बीच में। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि प्लेटों में डाइवर्जेंस कैसे होता है। अगर वो सागर की भूपर्पट्टी है तो उसमें निर्माण होता है महासागरीय कटक का। अगर वो महाद्वीप की भूपर्पट्टी है तो वहाँ पर निर्माण होता है किसका, भ्रंश घाटी का। ठीक, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अगर वो दोनों महासागरीय प्लेटें हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो आइलैंड आर्क मीन्स महासागर में द्वीप समूहों का फॉर्मेशन होता है, वोल्केनिक द्वीप होते हैं वो। उसके बाद में अगर एक महासागरीय है, दूसरी हमारी महाद्वीपीय है, तो उसके परिणाम स्वरूप एक श्रृंखलाबद्ध ज्वालामुखीय पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है महाद्वीपीय भूपर्पट्टी पर। ठीक, क्योंकि ये सबडक्ट हो जाती है नीचे इस तरह से महासागरीय जो प्लेट होती है। उसके बाद में हम लोगों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होंगी तो क्या होगा अगर इनके बीच में टक्कर होगी। ठीक, तो चलिए अब इसको समझते हैं। इसे हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट सीमा। ठीक है, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री, और इसके परिणाम स्वरूप निर्माण होता है हमारी पृथ्वी पे वलित पर्वतों का। ठीक है, इसका निर्माण होता है वलित पर्वतों का। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारी ये हमारी हुई। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली महाद्वीपीय भूपर्पट्टी, और ये हमारी हो गई दूसरी महाद्वीपीय भूपर्पट्टी। ठीक है, अब जब यहाँ पे संवहन तरंगों की गिरते स्तंभ की धाराएं होंगी, ठीक है, संवहन तरंगों की गिरते स्तंभ की अगर धाराएं होंगी,
इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप संवहन तरंग सिद्धांत वाला वीडियो जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ये आप विश्व भूगोल अध्ययन के प्लेलिस्ट में भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो गिरते स्तंभ की तरंगे जो होती हैं वो दो प्लेटों को आपस में एक दूसरे के पास लाती हैं इस तरह से। हालांकि अब दोनों जो प्लेटें हैं वो दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं। तो मैंने बताया था कि अगर महाद्वीपीय महासागरीय होता है तो महासागरीय प्लेट जो होती है वो भारी होती है और वो हमारे मेंटल धीरे धीरे सबडक्ट हो जाती है इस तरह से महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। लेकिन अगर दोनों महाद्वीपीय हो गए तब क्या हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। इस तरह से दोनों हमारी महाद्वीपीय प्लेट आएंगी और उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। इस तरह से कोलिजन होने के पश्चात में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ही ज़्यादा दबाव होगा। और अगर संवहन तरंगे की जो गिरते स्तंभ की तरंगे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रही तो इनके बीच में काफ़ी तेज घर्षण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम देख सकते हैं एविडेंस भूकंप के, मीन्स अर्थक्वेक के एविडेंस देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी प्लेट होती हैं उनकी जो बाउंड्री होती हैं वो स्मूथ नहीं होती हैं। जैसे हाथ की ये देख रहे होंगे ये स्मूथ है, लेकिन ये खुरदुरी होती हैं, रफ होती हैं, जिसके कारण जब इनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है तो ये एक दूसरे में फंस जाती हैं। जिसके कारण जब ये फंसती हैं एक दूसरे के बीच में तो उसके कारण यहाँ पर अर्थक्वेक या भूकंप के एविडेंस भी देखे जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब इनके बीच में टक्कर होती है तो इसके जो सेडिमेंट अवसाद होते हैं या यहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे इस कोलिजन से टूटने लगती हैं और एक प्लेट जो थोड़ी सी हल्की होती है वो दूसरे प्लेट के ऊपर इस तरह से चढ़ने लगती है। ठीक इस तरह से ये जैसे मान लीजिए दो प्लेट हुई, टक्कर हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ने लगी तो जो हल्की प्लेट होगी वो क्या करेगी, वो दूसरे के ऊपर इस तरह से ऐसे धीरे धीरे करके चढ़ने लगेगी। इसके परिणाम स्वरूप ही हमारे पृथ्वी पर फॉर्मेशन होता है वलित पर्वतों का। वलित पर्वतों के बारे में अभी हमने जाना कि जो हमारी एंडीज और रॉकी माउंटेन रेंज है वो भी वलित पर्वत है। ठीक, लेकिन उनका निर्माण किस तरह से हुआ था, जब हमारी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच में कोलिजन हुआ था या टक्कर हुई थी। लेकिन हमारे विश्व में कुछ ऐसे पर्वत श्रेणी पाए जाते हैं, जैसे अगर हम हिमालय की बात करें, ये आल्प्स माउंटेन रेंज यूरोप की बात करें जो इटली, फ्रांस और इस तरह से स्विट्जरलैंड के अलावा ऑस्ट्रिया इन देशों में फैला हुआ है। तो आल्प्स की जो संरचना है या हिमालय की जो संरचना है ये भी वलित पर्वत के ही एक एग्जाम्पल है। तो इनका निर्माण जो हुआ है वो बेसिकली महाद्वीपों के बीच महाद्वीपीय भूप्रपट्टी के बीच में कोलिजन के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पर हम दो प्लेटों के बीच में कोलिजन होगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये यहाँ पे सबडक्ट नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे मैंने सबडक्शन दिखा दिया है लेकिन यहाँ इनके बीच में सबडक्शन नहीं होता है। ये हमारा पूरा मेंटल है। यहाँ पे क्या होगी, जो हल्की प्लेट होगी वो दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर निर्माण होता है वलित पर्वतों का या फोल्ड माउंटेन रेंज का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, यहाँ पे कोई हमें ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं दिखाई देंगी क्योंकि अगर ये सबडक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जो हमारा एंडेसाइट है, एंडेसाइट मैंने आपको बताया था कि जो हमारी महाद्वीपीय भूप्रकृति होती है वो एंडेसाइट की बनी होती है। तो एंडेसाइट ना तो अंदर जाएगा और ना ही इसका कन्वर्जेंस होगा, ना ही ये कन्वर्ट होगी इसमें बेसाल्ट एंडेसाइट कन्वर्ट होता है ग्रेनाइट में कन्वर्जन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हमें नहीं दिखाई देगी, किसी भी प्रकार की कोई ज्वालामुखी क्रिया हमको नहीं दिखाई देगी। तो ये तो हुआ हमारा महाद्वीपीय प्लेट सीमा या कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री के बीच में जब कोलिजन होता है तब। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ था और कैसे हुआ। हालांकि देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। ठीक है, लेकिन प्लेटों के इंटरेक्शन से भी इसके निर्माण के बारे में बताया जा सकता है। तो इसी के बारे में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या की गई कि किस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जाना था
कि प्रारंभ में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, और एक ही बड़ा महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। तो क्या होता है कि लगभग 20 करोड़ साल पहले 20 करोड़ साल पहले जो पैंजिया होती है वो विभक्त हो जाती है, और उसके बाद में पैंजिया के विभक्त होने के बाद में जो भारतीय प्रायद्वीप था वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकना प्रारंभ करता है। मीन्स यहाँ से ये पहले अफ्रीका महाद्वीप में लगा हुआ था, उसके बाद में यहाँ से ब्रेक होने के बाद में ये धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ करता है उत्तर की तरफ। ठीक, तो आरंभिक भारत की जो स्थिति थी पैंजिया के विखंडन के बाद में, मीन्स 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभिक भारत कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद में लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पहले भारत यहाँ पे आया। फिर 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व भारत यहाँ पे आया। ये हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे लगभग आधा भारत हो चुका था। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारी संवहन तरंगे थे वो काफ़ी एक्टिव थी, जिसके कारण भारत का धीरे धीरे विस्थापन हो रहा था उत्तर की तरफ। उसके बाद में जब भारत पहुँचता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको थोड़ा और क्लियर करके हम लोग समझते हैं। वर्तमान भारत की स्थिति इस प्रकार से है। हम समझते हैं कि आखिर में हिमालय पर्वत की निर्माण कैसे हुआ। देखिए, प्रारंभ में जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, थोड़ा मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा था यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यहाँ पर था हमारा यूरेशियन प्लेट, और इस रीजन में हमारा था यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इस तरह से हमारा था प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट। ठीक, और इसके बीच में जो सागर था मैंने आपको बताया था, इसका क्या नाम था, टेथिस सागर। टेथिस सागर था बीच में। तो पहले क्या होता है कि यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की महासागरीय भूप्रपट्टी होती है, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट की महासागरीय भूप्रपट्टी होती है। तो पहले इन भूप्रपट्टियों के बीच में कोलिजन होता है। ठीक, यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पे सागर है। ठीक है, तो सागर होने के बाद में यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की भी यहाँ सागर है, तो यहाँ पे भूप्रपट्टी, भाई सागर की भूप्रपट्टी भी तो होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे सागर की भूप्रपट्टी होगी। तो इसके बाद में इन दोनों सागरों के भूप्रपट्टी में पहले कोलिजन होता है। मीन्स यूरेशिया के जो महासागरीय भूप्रपट्टी है उसमें, और भारत की जो महासागरीय भूप्रपट्टी, इनके बीच में कोलिजन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये थोड़ा सा भारी था, तो ये जो यूरेशियन भूप्रपट्टी है महासागरीय, ये इसके नीचे सबडक्ट हो जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, ये भौगोलिक रूप से हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है। अगर कराकोरम श्रेणी के पास आप जाएंगे वहाँ पे लद्दाख रीजन में, तो वहाँ पे आपको ज्वालामुखी के भी एविडेंस दिखाई देंगे, और वहाँ पे बर्फ के नीचे आपको काली मिट्टी भी दिखाई देगी, जो इस बात का साफ साफ प्रतीक, ये इस बात का संकेत देती है कि यहाँ पे ज्वालामुखी एक्टिव रहे थे पुराने समय में। तो इसीलिए जैसा कि यहाँ पे पहले दो सागरों के प्लेटों का इंटरेक्शन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे ज्वालामुखी के एविडेंस हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये सबडक्ट हो जाती है, और धीरे धीरे ये भारत की भूप्रपट्टी सबडक्ट हो जाती है यूरेशिया के नीचे, जिसके कारण यहाँ पे तिब्बतन का प्लेट्यू बनता है। और फिर क्या होता है, ये जाके सीधे फिर यहाँ पे कोलिजन होता है, महाद्वीपीय कोलिजन जो हमने अभी पढ़ा। मीन्स भारत, प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट होती है, मीन्स पूरी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है भारत हमारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक पार्ट है। मीन्स इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट में ही हमारे भारत को शामिल किया जाता है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये इसका कोलिजन होता है यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, जिसके कारण से जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, घर्षण बल के कारण इसके जो अवसाद होते हैं वो अलग होते रहते हैं, और यहाँ पे घर्षण के कारण में यहाँ की जो भूप्रपट्टी है भारत की, ये धीरे धीरे हल्की है, ये बड़ी है, तो इसके कारण ये धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक, उसी के कारण निर्माण होता है हमारे हिमालय के पर्वत श्रेणी का। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के निर्माण के संबंध में कुबर ने भी एक भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। उसको जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया कि जो भारत के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है वो इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। मीन्स पहले हमारे महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टक्कर होता है, उसके बाद में
ये प्लेटें जब महासागरीय, मैंने आपको बताया था कि महासागरीय प्लेटों का ही विनाश केवल होता है, लेकिन अगर महाद्वीपीय भूप्रपट्टी एक बार बन जाती है तो उसका कभी भी वो नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये प्लेटें जब समाप्त हुई, टेथिस सागर यहाँ पे बंद हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का आपस में कोलिजन होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप, इन कोलिजन के परिणाम स्वरूप हुई इस रेंज में निर्माण होता है हिमालय पर्वत श्रेणी का। ठीक है, तो इस तरह से निर्माण हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी का। तो ये तो हुआ हमारा महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण सिद्धांत या प्लेट अभिसरण, या इसे हम लोग कहते हैं क्या, विनाशात्मक किनारा भी इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटें होती हैं उसका विनाश होता है। ठीक है, अब चलिए हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। जो प्लेटों का इंटरेक्शन मैंने 3 तरह से बताया था, तो ये जो लास्ट का इंटरेक्शन होता है प्लेटों के बीच में, इसके बारे में भी समझते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव मार्जिन या संरक्षी किनारा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संरक्षी किनारा मीन्स इसमें किसी भी चीज का, कोई भी हमारी नई संरचना ना तो बन रही है और ना ही उसका नुकसान हो रहा है। इसे हम लोग रूपांतर सीमा भी कहते हैं। रूपांतर मतलब रूप में अंतर या ट्रांसफार बाउंड्री, मीन्स यहाँ पे जो प्लेटों का जिस तरह से इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे जो हमारी वहाँ की भौगोलिक संरचना होती है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है और क्या इस इंटरेक्शन में क्या कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास में 2 प्लेटें हैं, ये हमारी हुई प्लेट पहली प्लेट और ये हमारी हुई दूसरी प्लेट। जब प्लेटों के बीच में सापेक्षिक गति होती है, अब सापेक्षिक गति जैसा कि मैंने इस फिगर में आपको दिखाया है, ये एक दूसरे के विपरीत हो रही हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो प्लेटों के बीच में सापेक्षिक गति हो रही है ये एक दूसरे के विपरीत ही हो। मीन्स यहाँ पर प्लेटों के बीच में जो गति हो रही है ये एक तरफ भी हो सकती है। मीन्स जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक प्लेट इधर, एक दूसरी प्लेट इधर मूव कर रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेट एक ही तरफ मूव कर रही हो, लेकिन इनके बीच की जो सापेक्षिक गति है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। मीन्स इस तरह से ये कम या ज़्यादा, मीन्स ये ज़्यादा तेज, ये धीमे गति, इस तरह से हो सकती है। हालांकि इनके बीच की इस क्रिया से कोई ना तो नई भौगोलिक संरचना बनती है और ना ही किसी भी तरह का कोई प्लेटों का नुकसान होता है या प्लेटें नष्ट होती हैं। लेकिन जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी होती है, जहाँ पे प्लेट एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से मूव करते हैं, वहाँ पर भूकंप के एविडेंस बहुत ही जल्दी पाए जाते हैं, या भूकंप के जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, या बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं, या भूकंप के लिए बहुत ही ऐसी भौगोलिक स्थिति बनती है जिससे भूकंप वहां पर ज़्यादा आए। ठीक है, तो प्लेटों के बीच में जब यहाँ पर इस तरह से इंटरेक्शन होता है तो वहां पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है, या इसे रूपांतर भ्रंश भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इससे जो प्लेटों के इस इंटरेक्शन से केवल रूपांतर भ्रंश ही रूपांतर भ्रंश का ही निर्माण होता है, और यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसका जो हमारी दुनिया में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूपांतर भ्रंश या संरक्षी किनारा का, वो है हमारी प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिका की प्लेट। मीन्स यहाँ पर हमारी है अमेरिकन प्लेट जो मूव कर रही है दक्षिण की तरफ, और हमारी यहाँ पे है प्रशांत प्लेट जो मूव कर रही है उत्तर की तरफ। यहाँ पे इस तरह से दोनों प्लेटों का इंटरेक्शन होता है और इससे फॉर्मेशन होता है रूपांतर सीमा की या रूपांतर भ्रंश की। ये भ्रंश किस तरह से होता है कि यहाँ पे जब प्लेटों का इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, इसकी जो यहाँ पे सतह होती है वो स्मूथ नहीं होती, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, यहाँ से इनके जो अवसाद होते हैं घर्षण के कारण में ये एक दूसरे से अलग होते रहते हैं, और अलग होने के कारण में यहाँ पर एक गड्ढे नुमा संरचना बन जाती है। ठीक, जैसे धीरे धीरे अवसाद अलग होते रहेंगे और फिर अक्षय या अपर्दन क्रियाओं से ये यहाँ से दूर जाते रहेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक गड्ढे नुमा आकृति बन जाएगी। इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये है हमारा सेंट एंड्रियास फॉल्ट, जिसकी संरचना आप देख रहे होंगे किस तरह से गड्ढे नुमा संरचना बनी हुई है। तो रूपांतर सीमा या ट्रांसफार बाउंड्री जो होती है प्लेटों के बीच में, इस तरह से जब इंटरेक्शन होता है तो उसके कारण इस तरह की रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसके बाद में हम लोग भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोग अपने जीवन में अपार सफलताएं अर्जित करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।